बच्चों, मैं नीलम शर्मा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सबसे प्रमुख, सबसे पहला नागरिक माना जाता है। उसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। देखिए, संवैधानिक प्रमुख क्यों कहा जाता है राष्ट्रपति को? क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान बना है, उसमें सबसे प्रमुख जो व्यक्ति बताया गया है, सबसे प्रथम जो व्यक्ति बताया गया है, उसे राष्ट्रपति को बताया गया है। इसलिए कई जगह क्वेश्चन आ जाता है छोटे में कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वहाँ आता है राष्ट्रपति। तो संवैधानिक प्रमुख प्रथम का, देश का प्रथम नागरिक, ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का कमांडर। तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। तो हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहले उसकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसकी पहली शर्त है, पहली योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र से ऊपर, यानी कि 35 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ऐसा व्यक्ति, जो 35 साल का है, 35 से बड़ा है, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के जो योग्यता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके लिए वो क्या रहता है? लड़ने के लिए, उसके राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसकी 35 वर्ष की आयु जो है वो निश्चित है। 35 वर्ष से ऊपर का ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, 35 वर्ष से नीचे का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसे। लाभ के पद, लाभ का पद का मतलब यहाँ पर है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार है ना, या सरकार के अधीनस्थ जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में अधीनस्थ जितने भी अधिकारी कार्य करते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट से पेंशन वो क्या लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं, ठीक है ना। जो सरकारी, जिसे हम कह सकते हैं सरकारी मुलाजिम जिन्हें कहते हैं, जो इस तरह के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ के पद में जिन चीजों को नहीं जोड़ा गया है, जिन पदों को नहीं रखा गया है, जितने भी मंत्री हैं, राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राज्यपाल का पद है, या कैसे भी मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, है ना, केंद्र मंत्री हो, ये जो पद होते हैं इनको लाभ के पद पर नहीं रखा गया है, ठीक है। ये लाभ के पद में नहीं आएंगे। लाभ के पद में कौन से आएंगे? जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी सरकारी पदों पर कार्य करते हैं, जो तनख्वाह उठाते हैं, उनको लाभ के पद पे कहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो सरकारी मुलाजिम है, वो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर क्या कर नहीं हो सकता? निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो ये योग्यताएं हैं 3 राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। इन योग्यताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, अब यहाँ पे एक बात आती है कि अब हम अपनी बात करें कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं है, ठीक है, हम सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये योग्यता हम पूरी कर रहे हैं। हम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, ठीक है, हम 35 वर्ष से ऊपर है, हमें पे ये भी योग्यता है। भारत के नागरिक है, हाँ जी, हम भारत के नागरिक है, इसका मतलब है हम राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और बात भी है जिसके लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए व्यक्ति को जरूरी होती है। वो क्या है कि जब जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है, उसके लिए जरूरी है कि संसद के अंदर से 50 लोगों के द्वारा उसके नाम का क्या किया जाए? पेश किया जाए, उसका नाम प्रस्तावित लाया जाए। इन 50 लोग किसी व्यक्ति का नाम लेके आए, जो मंत्री वगैरह बैठे बने हुए हैं संसद के अंदर, वो 50 लोग जो हैं वो क्या करें? नाम प्रस्तावित करें। किसका? किसी भी व्यक्ति का उनके द्वारा प्रस्तावित करें। अब वो कैसे व्यक्ति को करेंगे भाई? ऐसे किसी व्यक्ति का तो नाम प्रस्तावित नहीं करेंगे। कोई अच्छा मतलब व्यक्ति जो अच्छा मंत्री रह चुका हो, जो अच्छा कार्य करने वाला हो, जो जिसकी छवि काफी अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति का नाम ही प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो 50 लोगों के द्वारा 50 लोगों के द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाएगा उस व्यक्ति का, और फिर प्रस्तावित करने के बाद अन्य 50 लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? अनुमोदन किया जाए। अनुमोदन का मतलब है हामी भरना।
यानी हमने तो प्रस्ताव ला दिया, अब बाकी के 50 क्या करें, उस पर हामी भरें, अपनी उसकी रजा ठोकें कि हाँ आप जो व्यक्ति का नाम लेके आए हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सही है और इसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया जा सकता है। यानी कि ये योग्यता रखने के बाद ये चीज जिस व्यक्ति के नाम से होती है उसी को ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। तो इतना ही काफी नहीं होता है, ये तो योग्यता है, ये तो पूरी करनी है, लेकिन 50 लोगों के द्वारा नाम प्रस्तावित और 50 लोगों के द्वारा उसका नाम अनुमोदित करने की भी जरूरत पड़ती है, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, ये थे इसके योग्यताएं। अब इसकी बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब निर्वाचन मंडल में आते कौन कौन है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, तो करता कौन है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद नहीं आती है इसमें। ठीक है, विधान परिषद नहीं आती, 7 स्टेट में है विधान परिषद, लेकिन विधान परिषदों को राष्ट्रपति के चुनाव में मौका नहीं मिलता है उन्हें डालने का वोट। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के लोग, अब इनमें से भी कौन से व्यक्ति हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जिन्हें चुना जाता है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, इसमें भी निर्वाचित और ये भी निर्वाचित, यानी कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, देखो लोकसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, दोनों ही प्रकार के होते हैं। निर्वाचित सदस्य जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुने जाते हैं जिनकी संख्या 543 और इसमें है 233, मनोनीत भी है, इसमें 12 मनोनीत है और 2 इंग्लो इंडियन है, 12 मनोनीत। इसी तरह से राज्यसभा में भी 2 है, तो 233 इसमें और 543 इसमें। विधानसभा अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, इसलिए क्या है, अलग अलग संख्या है स्टेट में लोगों की। यहाँ पे क्या है, विधानसभा 29 और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है इसमें जहाँ पे एमएलए लड़ते हैं, वो है दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 है वहां पे एमएलए बनते ही नहीं है, तो एमएलए बनते नहीं है तो निर्वाचन में भाग लेते ही नहीं है, इसलिए जो विधानसभाएं हैं 29 और 2 ये दिल्ली और कुल मिला के हो गए 31, तो 31 जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो मिलकर, यानी ये तीनों मिलकर 1, 2 और ये 3 मिलकर निर्वाचन मंडल का क्या करते हैं, गठन करते हैं और इस निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इससे पहले एक कोटा निकाला जाता है, ठीक है। नॉर्मली चुनाव में क्या होता है, जो 1 से अधिक मतलब 50% से अधिक जिसने सबसे ज्यादा वोट पा लिया उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, एक निश्चित कोटा होता है और एक निश्चित कोटे को पाने वाले व्यक्ति को ही क्या किया जाता है, निर्वाचित घोषित किया जाता है। अब निश्चित कोटे का मूल्य क्या है, न्यूनतम कोटा, यानी दिए गए मतों की संख्या, एक सूत्र लगता है, दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस यहाँ ए, ठीक है, इससे कोटा निकाला जाता है, ठीक है, दिए गए मतों की संख्या, पहले मतों की संख्या निकाली जाती है, मतों की संख्या निकाला जाता है, राज्य की विधानसभाओं की जो विधानसभाएं हैं उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य निकाला जाता है। उसके सूत्र अलग है, मैं बताती हूँ, लेकिन उनके मतों का मूल्य निकालने के बाद जब वोटिंग होती है, वोट पड़ती है, तो जितने भी वोट डले होते हैं उनकी संख्या प्लस 1, मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, 10,000 है यहाँ पर और निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 5 है, ठीक है, यहाँ पे 10,000 है तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 2001, यानी कि जो भी न्यूनतम कोटा 10,000
वोटिंग डाली गई है उसमें तो 2001 जो पहली बार में प्राप्त कर लेगा उसको क्या कर देंगे, राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। अब यहाँ पर दिए गए मतों की जो संख्या है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग मत का मूल्य निकाला जाता है। जैसे मैं आपको राज्यसभा, जितनी भी राज्यसभा है सबकी संख्या अलग अलग होती है, इसलिए उसे उनका मत का मूल्य भी अलग अलग निकाला जाता है, क्योंकि कोई राज्य बड़ा है कोई राज्य छोटा है, तो सबका बराबर रेशो आए इसलिए ये फॉर्मूला रखा गया है। तो उसका जो सूत्र है वो है राज्य की कुल संख्या, राज्य की कुल संख्या बटे राज्य की कुल संख्या बटे राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। होने वाले सदस्यों की संख्या, ठीक है, भाग 1000। देखिए इस सूत्र से मत का मूल्य निकाला जाता है, राज्य की विधानसभाओं का मत का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है। देखिए राज्य की कुल संख्या, कुल जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या है ये, राज्य की कुल जनसंख्या। देखिए हर स्टेट की अलग अलग जनसंख्या है, ठीक है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर इस फॉर्मूले को सेट किया जाता है। उसके बाद जनसंख्या काफी बड़ी है, कुछ राज्यों की अलग है कुछ राज्यों की अलग है, लेकिन 1971 की जो जनसंख्या जिस राज्य में जितनी थी उसी जनसंख्या के आधार पर इस फॉर्मूले को सेट कर मत का मूल्य निकाला जाता है। उसका रीजन है कि उस वक्त जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ फॉर्मूले लाने की कोशिश की गई थी, तो साउथ में उन फॉर्मूले से क्या हुआ, वो संख्या कम सही रह गई जनसंख्या की, लेकिन उत्तर भारत में वो संख्या बढ़ती गई, तो यहाँ पर रेशो सही नहीं आ पाता, इसलिए 1971 में जो संख्या थी जनसंख्या उसी के आधार पर निकाला जाता है। इसी तरह से जो दूसरा है, जो टोटल आएगा, इन राज्यों का टोटल निकलेगा मत का मूल्य, टोटल मत का मूल्य जो सभी राज्यों का आएगा वो प्लस 523 प्लस 233, ये लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है इनमें इसका भाग दे देंगे और क्या निकल आएगा, कुल टोटल इन दोनों का मत का मूल्य, इसका भी मत का मूल्य निकल आएगा और इसका मत, यहाँ टोटल का मतलब है सभी राज्यसभाओं के जितने भी मत का मूल्य निकलेगा वो यहाँ पे संख्या बटे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है। इसके आधार पर वोटिंग की जाती है, गुप्त मतदान होता है और जो लोग होते हैं, मान लीजिए संख्या निकल के आई 15,000 लोगों ने वोटिंग की, तो अपनी वरीयता के अनुसार ये अपनी क्या रखते हैं, यानी 1 2 3 यानी 5 मेंबर हैं तो 5 अपनी चॉइस रखेंगे, पहले में हमने इसको पसंद किया दूसरे में इसको, इसी हिसाब से फिर इनका क्या होता है, इनकी काउंटिंग की जाती है और पहली वरीयता को पहले सबको क्या किया जाता है, गिना जाता है। पहली वरीयता में अगर जो हमने न्यूनतम कोटा निकाला था, हमने बताया ना 2001 जो मैंने उदाहरण दिया था, अगर इसको प्राप्त कर लेता है, जो भी संख्या उसके आधार पर निकाला जाता है, तो उसको राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। अगर पहली वरीयता में ये कोटा नहीं मिलता है तो दूसरी वरीयता को गिना जाता है, तीसरी को, हालांकि कभी भी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है, एक आध बार ही दूसरी वरीयता को गिनने की जरूरत पड़ी है, पहली वरीयता में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ओके, धन्यवाद।